जय हिंद। कक्षा 10 के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर संसाधन एवं विकास को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक को कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि संसाधन होता क्या है। तो संसाधन वो चीज़ होता है जो हम लोगों का लाभ पहुंचाता है, हम लोगों को, मनुष्य को। जैसे कि अगर आपके घर में पंखा है, मोबाइल है, टीवी है, अगर कुछ भी चीज़ है, जैसे अगर पंखा है तो पंखा आपको हवा दे रहा है, आपको लाभ पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब पंखा भी संसाधन है। जैसे कि अगर आप मोबाइल में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये संसाधन के रूप में आपका मदद पहुंचा रहा है, इसलिए मोबाइल भी आपके लिए संसाधन है। मतलब कि हम लोग का पर्यावरण में जो भी वस्तु है जो आपका मदद करता है, मनुष्य को मदद करता है, उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। यहाँ पर वही पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे कि क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांवों और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं। मतलब कि जो हम लोगों के घर तरफ आसपास जो भी वस्तु मिलता है जो हम लोगों को आराम पहुंचाता है, ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। मतलब कि जो भी वस्तु हम लोगों को आराम पहुंचाता है वो किस चीज़ से बना है, वो भी जो भी पदार्थ उसमें बनाने के लिए यूज हुआ है वो भी एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है। मतलब कि हम लोगों पर्यावरण में जो भी वस्तु है जो हम लोग उससे जो भी हम लोगों का आवश्यकता को पूरा करता है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी हम लोगों का पर्यावरण में जो भी प्रत्येक वस्तु जो भी हम लोगों का आवश्यकता को पूरा करता है, ऐसा वस्तु नहीं कि जो हम लोग का आवश्यकता पूरा नहीं करता वो संसाधन नहीं है। ऐसा वस्तु जो हम लोगों का आवश्यकता को पूरा करता है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, मतलब कि उसको बनाने के लिए हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, मतलब कि जिससे हम लोग उस वस्तु को फिर दोबारा बना सकते हो और भी चीज़ बना सकते हैं। और आर्थिक रूप से संभाव्य, मतलब कि आर्थिक मतलब पैसे के रूप में उसको हम लोग खरीद सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा महंगा ना हो। और सांस्कृतिक रूप से मान्य, मतलब कि उसको सभी लोग मानते भी, उसको संसाधन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मतलब कि जो भी हम लोग का पर्यावरण में जो भी वस्तु है जो हम लोगों का मनुष्य का मदद करता है, जो भी वस्तु, उसको हम लोग संसाधन कहते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मतलब कि जो भी हम लोगों का पर्यावरण में जो भी वस्तु उपलब्ध है तो वो हम लोगों को डायरेक्ट नहीं मिल जाता, उसका रूपांतरण करके, मतलब कि उसका रूप चेंज करके, उसका बदल करके। जैसे कि अगर हम लोगों के घर में अगर कील अगर प्रयोग किया जा रहा है तो वो कील डायरेक्ट थोड़ी ना लोहा से हम लोगों का कील बन गया, तो वो हम लोगों का जो भी पृथ्वी है उसमें हम लोगों का लौह पदार्थ मिलता है, उस लौह तत्व को हम लोग प्रोसेस करके उसका रूप बदल करके प्योर हम लोग सिर्फ लोहा निकालते हैं। और लोहा के बाद फिर उसको हम लोग अलग अलग साँचे के रूप में, छड़ के रूप में, या फिर कील के रूप में, या फिर अलग अलग प्रकार के रूप में हम लोग उसको प्रयोग करते हैं। तो उसका रूपांतरण करके प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में पारस्परिक क्रिया संबंध में निहित है। मतलब जो भी प्रकृति से मिलता है उसको टेक्नोलॉजी द्वारा, फैक्ट्री में, संस्थाओं द्वारा उसको हम लोग उसका रूप बदलते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उसको प्रयोग में लेते हैं। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं। मतलब कि जो भी मानव है उस मानव क्या करता है, प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ प्रक्रिया, मतलब कि जो भी हम लोग को टेक्नोलॉजी मिलता है उसके प्रकृति के साथ हम लोग प्रक्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास, मतलब कि पैसा कमाने के लिए, आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। मतलब कि अगर हम लोगों को कोई चीज़ का हम लोग किसी चीज़ का हम लोग निर्माण किए, अगर हम लोग को पैसा कमाना है तो उसके लिए हम लोगों को संस्थाओं का निर्माण करेगा, बहुत सारे फैक्ट्री बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, जिससे हम लोग जो भी प्राकृतिक में वस्तु मिल रहा है उसका रूप बदल करके हम लोग उसका प्रयोग कर सकें। नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्रकृति का उपहार समझते हैं। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप भी क्या, बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो प्रकृति से जो भी हम लोग को संसाधन मिला है सो हम लोग को फ्री में मिला है, गिफ्ट में मिला है। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों को कुछ भी फ्री में नहीं मिला है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मतलब कि संसाधन हम लोग को डायरेक्ट हम लोग को प्रकृति से नहीं मिल गया, वो हम लोग मानव क्रिया करके उसको बनाए हैं। जैसे कि अगर मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल थोड़ी ना प्रकृति में मिल जाता है, मोबाइल को हम लोग प्रोसेस करते हैं, डिस्प्ले अलग से लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, तब हम लोग का कहीं मोबाइल बनता है। तो ये पर्यावरण में थोड़ी ना डायरेक्ट मिल जाता है, तो हम लोग मानवीय क्रियाओं द्वारा परिणाम है इसका। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
क्या लिखा है, मानव। मानव स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैसे कैसे जैसे कि अगर हम लोग संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल अपने आप तो बन नहीं गया, मोबाइल को बनाने के लिए कोई इंसान ही लगा होगा। तो वो जो इंसान है, तो मानव भी एक संसाधन है। जैसे कि अगर आपके घर, जिस घर में आप रह रहे हैं, तो वो घर तो प्राकृतिक नहीं बना के दिया है, वो भी मानव ने ही बनाया है, तो वो भी मानव भी एक संसाधन है। मानव भी बहुत सारे कामों को बनाने के लिए या फिर संसाधनों को उपयोग के लायक बनाता है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर वही लिखा है कि जो संसाधन प्राकृतिक में रहता है उसको हम लोग परिवर्तित करते हैं, उसका गुण अलग अलग पदार्थ देख के, जैसे तार है, अलग अलग हम लोग चीज़ बनाते हैं, तो उनका हम लोग संसाधनों का परिवर्तित करके उसका प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है, मतलब कि जो भी संसाधन है तो उसको भी हम लोग अलग अलग भागों में बांट दिए हैं। जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग का दिया हुआ है जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन उसे कहते हैं जो हम लोगों के जीव मंडल में आसानी से मिल जाते हैं। जैसे कि जीव मंडल में हम लोगों का, जैसे जीव जंतु में मछली हो गया, गाय हो गया, बैल हो गया। जैसे गाय से हम लोग को दूध मिल जाता है, बैल से हम लोग हल से खेत जोत लेते हैं, मछली से हम लोग का भोजन मिल जाता है। फिर पेड़ पौधे हो गए जिनसे हम लोग को फल फूल सब्जी मिल जाता है। ये हम लोगों का जैव संसाधन हो गया। उसके बाद अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? अजैव संसाधन वही संसाधन होते हैं जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, जैसे कि चट्टाने हो गया, सोना चांदी लौह तत्व, ये सब क्या हो गया? ये सब अजैव हो गया, क्योंकि उसमें जान नहीं है, और लेकिन वो भी हम लोग के लिए संसाधन है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का साम्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग। अब ये नवीकरणीय योग क्या होता है? नवीकरणीय योग ऐसा संसाधन जिसका हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं, जिसको दोबारा बना सकते हैं। जैसे कि जल हो गया, तो जल कभी खत्म हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तब खत्म हो सकता है। किंतु नवीकरणीय योग है, इसको हम लोग दोबारा बना सकते हैं, मतलब दोबारा बनते रहता है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा क्या ये खत्म हो सकता है क्या? नहीं, सौर ऊर्जा भी खत्म नहीं हो सकता। सौर ऊर्जा जब तक सूर्य रहेगा तब तक हम लोग का सूरज रहेगा, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। जैसे अनवीकरणीय, जैसे हो गया कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, तो कोयला एक बार जला दिया वो राख बन गया, तो उसको फिर से जलाएंगे तो क्या हम लोग को आग मिलेगा, कोयला मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो हम लोग का अनवीकरणीय योग्य हो गया। नवीकरणीय मतलब कि जो भी हम लोग दोबारा बना सकते हैं, नया नया बना सकते हैं, और अनवीकरणीय जिसको हम लोग दोबारा नहीं बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब कि अधिकार, मतलब कि किसका कितना अधिकार है, किस चीज़ पर अधिकार। जैसे हो गया पहला व्यक्तिगत अधिकार, जैसे कि किसी चीज़ पर व्यक्तिगत अधिकार, जैसे आपका घर पर आपका व्यक्तिगत अधिकार है, वहाँ पर आपको कोई कुछ नहीं बोलने आएगा। जैसे कि किसी का ज़मीन हो गया, किसी का खेत हो गया, तो वो पर्सनल अधिकार होता है सबका, तो उसको हम लोग व्यक्तिगत अधिकार बोलते हैं। दूसरा है सामुदायिक अधिकार। सामुदायिक अधिकार में मतलब कि पूरे समाज का अधिकार होता है। जैसे कि अगर हम लोग मान के चलते शमशान घाट हो गया, तालाब हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो क्या वहाँ पर सिर्फ एक इंसान का अधिकार होता है? नहीं, वहाँ पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। वहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल में सभी लोग इलाज करा सकते हैं, स्कूल में सभी लोग पढ़ सकते हैं, इसलिए वो सामुदायिक अधिकार हो गया। उसके बाद है राष्ट्रीय अधिकार। राष्ट्रीय अधिकार उस अधिकार को कहते हैं जिसमें पूरे हम लोगों का देश का अधिकार होता है। जैसे देश का अधिकार क्या? देश का अधिकार जैसे कि हम लोगों का अगर ये भारत का नक्शा है, तो भारत का नक्शा से अगर जैसे समुद्री सीमा, तो समुद्र में भी सबका अधिकार होता है। तो भारत का जो किनारे किनारे जो एरिया है, सो उसमें 22.2 किलोमीटर हम लोग का फिक्स है कि इतना दूर तक हम लोग भारत का अधिकार होगा। इसके अंदर कोई भी देश का अगर नाव लेकर के आता है दूसरा देश का, जैसे यहाँ पाकिस्तान का है, अगर पाकिस्तान वाला समुद्री सीमा के अंदर भारत के अंदर आता है 22.2 किलोमीटर के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कानूनी कार्रवाई के द्वारा पाकिस्तान के जहाज़ को मार देंगे। या फिर चाहे यहाँ पर से किसी और देश का, बांग्लादेश का, या फिर और भी चीन, जो भी अलग अलग देशों से हम लोगों के समुद्री तट रेखा के सामने आएगा, तो उसको हम लोग मार सकते हैं। इतना दूर तक हम लोग का अधिकार। इसके अंदर 22.2 किलोमीटर के अंदर अगर हम लोगों का जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल मिल गया, डीजल मिल गया, कोई भी जितने भी मछली हो गए, वो हम लोगों का होगा, यानी कि राष्ट्र का होगा, देश का होगा। जैसे फिर रेल हो गया, तो रेलवे जो है सो किसी एक का नहीं है कि या फिर किसी समुदाय का नहीं है, वो पूरे देश का है। ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी होता है, जिसमें हम लोग 200 मील देखते हैं। अगर यहाँ से 200 मील तक
अंतर्राष्ट्रीय सीमा होता है। 200 मील तक कोई भी देश अपना सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कोई भी नहीं जा सकता, वहाँ पर सभी का समान अधिकार होगा। नेक्स्ट है हम लोग का विकास के स्तर पर आधार। विकास के स्तर पर जैसे संभावी मतलब कि जैसे कि हम लोगों का कोई ऐसा संसाधन है जो अभी हम लोग उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन उसका संभावना है कि हम लोग फ्यूचर में करेंगे। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में हम लोगों का पवन और सौर ऊर्जा है। पवन और सौर ऊर्जा मतलब कि अगर वहाँ पर हम लोग पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा लगा देते हैं जिससे हम लोग बिजली बना सकते, तो वो संभावी है। और विकसित भंडार एवं संचित कोष मतलब कि विकसित मतलब कि जिसको हम लोग विकास कर सकते हैं, अभी उसका विकास नहीं हुआ है। और संचित कोष मतलब कि जिसका हम लोग को ज्ञान नहीं है कि हम लोग उसका कैसे उपयोग करेंगे, लेकिन वो हम लोगों के पास अभी उपलब्ध है। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए ले तो जो हम लोगों का बिजली बन रहा है, सो बिजली बनाने के लिए अभी हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभी थोरियम भी हम लोगों के पास है, लेकिन थोरियम से हम लोगों को बिजली बनाने का तरीका नहीं पता है। अगर हम लोगों को थोरियम से बिजली बनाने का तरीका पता चल जाएगा तो उससे भी हम लोग बना लेंगे। तो संचित कोष में हम लोगों का थोरियम आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पेज खत्म हुआ। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है संसाधनों का विकास, कि हम लोगों का जो संसाधन है उसका विकास कैसे हुआ। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। मतलब कि जैसे हम लोगों के लिए मनुष्य के लिए जिंदगी जीने के लिए संसाधन बहुत, मतलब कि मनुष्य के लिए संसाधन जो भी है वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है। मतलब कि जो भी हम लोग को जो संसाधन मिल रहा है सब प्रकृति से हम लोग को फ्री में मिला है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया। मतलब कि सभी ने सोचा कि जो हम लोग को जो भी संसाधन मिल रहा है, पानी मिल रहा है या फिर जो भी कोयला मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, सो हम लोग को फ्री में मिल रहा है, तो उसका अंधाधुंध उपयोग करने लगे। मतलब कि ये नहीं देखे कि कितना है कितना नहीं है, जितना मन किया उतना उपयोग करने लग गए, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। लेकिन हम लोग को पता है कि कुछ भी चीज़ सीमित ही होता है, कुछ भी असीमित नहीं होता, उसका अंत निश्चित है। तो कुछ हम लोगों को बहुत सारी समस्या होने लगा, बहुत सारी दिक्कत होने लगा। जैसे कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास, मतलब कि कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा लालच करने लगे, कुछ व्यक्ति पेट्रोल बहुत ज़्यादा निकालने लगे अपना पैसा कमाने के लिए, जिस कारण उसका पेट्रोल मतलब कि जीवाश्म ईंधन है सो खत्म होने लगा। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बढ़ गए हैं। दो हिस्सों में बढ़ गए। पहला हो गया संसाधन संपन्न एवं दूसरा संसाधनहीन। अर्थात संसाधन संपन्न का मतलब जिसके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है, और संसाधनहीन का मतलब जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। जैसे अमीर और गरीब में बढ़ गया। मतलब कि जिसके पास संसाधन है वो संसाधन संपन्न हो गया, नहीं है संसाधन विहीन हो गया। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण और वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है, जिसे भूमंडलीय तापन, मतलब कि बहुत सारा हम लोगों को संसाधन का हम लोग उपयोग करने के द्वारा, अंधाधुंध उपयोग करने के द्वारा वैश्विक परिस्थिति का मतलब सिर्फ हम लोगों के देश में नहीं, पूरे दुनिया में प्रॉब्लम हो गया है, दिक्कत हो गया है। जैसे भूमंडलीय तापन का मतलब होता है पृथ्वी का बहुत ज़्यादा गर्म होना। पहले गर्मी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता था, लेकिन हम लोगों ने पर्यावरण का इतना अंधाधुंध उपयोग कर लिया, जिसके कारण जो हम लोगों का तापमान है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। फिर ओजोन परत अवक्षय, मतलब कि जो ओजोन परत है, जैसे कि हम लोगों का जो सूर्य का प्रकाश का किरण आता है हम लोगों के पास, तो वो डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं आता, ओजोन परत हम लोग को रोक के रखता है, जिससे हम लोगों को सूर्य का अच्छा प्रकाश पड़ता है। वरना अगर डायरेक्ट हम लोग को सूर्य का किरण आने लगा तो हम लोगों के शरीर में त्वचा कैंसर हो जाएगा। तो ओजोन परत हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर ओजोन परत अवक्षय मतलब खराब होना, अगर ओजोन परत अगर खराब होने लगेगा, उसमें अगर छेद होने लगेगा, तो डायरेक्ट हम लोग का सूर्य का प्रकाश आने लगेगा, जिस कारण हम लोगों का शरीर में त्वचा कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण, मतलब कि जितना ज़्यादा हम लोग पेड़ और काटेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग संसाधन का उपयोग करेंगे, पर्यावरण भी प्रदूषण हो रहा है। और भूमि निम्नीकरण, मतलब जमीन भी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। ये क्रियाकलाप दिया गया है, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, नीचे दिया गया, नीचे हम लोग पढ़ते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक होना चाहिए।
हो गया है। मतलब कि अगर हम लोगों को मानव में अगर जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना है, मतलब कि अच्छा ज़िंदगी जीना है, और विश्व में अगर हम लोग को शांति बनाए रखना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो संसाधन है सो समाज में सभी को बराबर बराबर मतलब न्याय संगत सबको बराबर बंटवारा करना पड़ेगा, किसी को कम ज़्यादा नहीं। यदि कुछ ही व्यक्तियों और देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। मतलब कि अगर कुछ ही व्यक्ति अगर हमारे देश के संसाधनों का विकास करने लगे, मतलब संसाधनों का दोहन करने लगे, उपयोग करने लगे, मतलब कि सभी लोगों के पास अगर संसाधन नहीं मिला, कुछ लोग अगर उसका उपयोग करने लगे संसाधन का, तो हम लोगों का पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। मतलब कि अगर हम लोग संसाधनों का उपयोग करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को योजना मतलब कि एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके से इसका उपयोग करेंगे कि हम लोगों के लिए फ्यूचर में भी बचा रहे, जो भी इंसान आगे आने वाले हैं हम लोग की भावी पीढ़ी, तो उसके लिए भी बचा रहे। तो इसके लिए हम लोग को एक प्लान बनाना पड़ेगा, तो अति आवश्यक है, मतलब योजना बनाना बहुत ही आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। मतलब सतत पोषणीय विकास, इसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जिसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम लोग को ऐसा विकास करना है जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और हम लोगों का काम भी हो जाए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। मतलब कि हम लोगों को विकास तो करना है लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करें। मतलब कि हम लोगों को विकास करना है लेकिन वर्तमान में इतना ही विकास करना है कि भावी पीढ़ी, मतलब कि जो फ्यूचर में लोग आने वाले हैं, जो हम लोगों के बच्चे होंगे या फिर जो भी आएंगे हम लोगों की पीढ़ी, तो उन लोगों के लिए भी संसाधन बचा रहे, उसकी आवश्यकता की अवहेलना ना करें, मतलब कि भविष्य के लिए भी बचा रहे। तो यही सतत पोषणीय विकास है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सतत पोषणीय विकास क्या है कि इसमें हम लोगों को विकास करना है और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए करना है, और भविष्य के पीढ़ी के लिए भी पर्यावरण में जो भी संसाधन है सो बचा रहे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। मतलब कि रियो डी जेनेरियो एक जगह का नाम है, वहाँ पर हम लोगों को देखना है कि 1992 में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या क्या चीज़ हुआ था। मतलब कि ये जो हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग संसाधन का उपयोग करने लगे, तो इसके लिए बहुत सारे देशों ने सोचा कि हम लोग एक मीटिंग करते हैं जिसमें हम लोग ये शपथ लेंगे कि हम लोगों को संसाधन को बचाना है। तो वही जून 1992, ये डेट याद रखिएगा, ठीक है। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? जून 1992 में। 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब होता है देश का सर्वोच्च नागरिक, मतलब सर्वोच्च पद जो होता है। तो 100 से भी अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो, ये आप याद रखिएगा कि कहाँ पर, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण का संरक्षण, मतलब कि जो दुनिया में जो भी पर्यावरण है उसका संरक्षण करना है और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया था। मतलब कि हम लोग को क्या करना है कि पर्यावरण को बचाना है, और जो भी समाज में आर्थिक विकास है, मतलब पैसा कमाने का है, तो उसको हम लोगों को विकास करने के लिए जो भी प्रॉब्लम है उसको ढूंढना है। मतलब इसका मेन मकसद क्या था कि पर्यावरण संरक्षण था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे नेता एकत्रित हुए थे और वो लोग बोले कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, मतलब कि जो भी हम लोगों का जो जलवायु है, जो भी प्रदूषण होता है, उसको हम लोगों को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक पेपर पर घोषणा पत्र पर सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। तो रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई। मतलब बोला गया कि वन सिद्धांतों मतलब कि हम लोग अब जंगल को बचाएंगे, और 21वीं शताब्दी में
सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। मतलब कि यहाँ पर बोला गया कि ये जो रियो डी जेनेरियो था, इसमें सभी लोग आए और वहाँ पर सिग्नेचर की बोले कि पर्यावरण संरक्षण हम लोग अब करेंगे। बहुत सारे देश, 100 से भी अधिक देश आए थे। कब? 1992 में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। और वहाँ पर सब कोई मिल के बोले कि हम लोग 21वीं शताब्दी चल रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया एजेंडा 21। मतलब कि एक चीज़ रहेगा एजेंडा 21, जिसके द्वारा हम लोग अपने पर्यावरण संसाधन को बचाएंगे। अब देख लेते हैं एजेंडा 21 क्या है। यह एक घोषणा है। यहाँ ऊपर में हम लोग देखें कि इन लोग जब मीटिंग किया तो इन लोग एक घोषणा की है बहुत सारे देशों ने मिलकर। तो ये घोषणा में क्या था, जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी UNCED के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृति किया गया था। मतलब कि सभी लोगों ने जो सिग्नेचर किया था जिस पेपर में, तो एजेंडा 21 पर साइन किया था सभी लोगों ने। इसका उद्देश्य क्या था कि भूमंडलीय सतत पोषण विकास का हासिल करना था। मतलब कि हम लोगों को भूमंडलीय सतत पोषण विकास, मतलब कि हम लोगों का भूमि अच्छा से रह सके और हम लोग सतत पोषण विकास भी कर सके। मतलब कि हम लोग ऐसा विकास करेंगे जिसमें कि फ्यूचर के लिए भी संसाधन बचा रहे और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुँचे। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटान है। मतलब कि यहाँ पर हम लोग को बहुत सारा विश्व का सहयोग करना है, पर्यावरण का क्षति से बचाना है, गरीबी से बचाना है और रोगों जो भी बीमारी होता है तो उससे हम लोग को निपटाना है। और एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। मतलब कि जैसे यहाँ एजेंडा 21 पूरे देश भर पर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हुआ था, तो यहाँ पर बोला गया कि स्थानीय निकाय मतलब कि हर एक देश में अपना छोटे छोटे क्षेत्रों में, अपने ज़िले में, अपने गांव में एजेंडा 21 तैयार करे और एजेंडा 21 के द्वारा अपना जो भी गरीबी है, पर्यावरण क्षति है, जो भी पर्यावरण को प्रदूषण हो रहा है तो उसको बचाए। मतलब कि यहाँ पर मेन क्या था कि यहाँ पर हम लोग को भूमंडलीय सतत पोषण विकास करना है एजेंडा 21 में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का संसाधन नियोजन। मतलब कि संसाधन नियोजन का मतलब है कि जैसे हम लोगों को अगर सतत पोषण विकास करना है तो उसके लिए हम लोगों को तो प्लानिंग करना पड़ेगा ना। मतलब कि संसाधन को हम लोग किस तरह प्रयोग करेंगे उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगा कि हम लोग को क्या क्या प्लान करना पड़ेगा, कैसे प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है, तो उसके लिए प्लान किया गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं संसाधन नियोजन। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। मतलब कि अगर संसाधनों का हम लोग विवेकपूर्ण उपयोग करना है, मतलब कि अच्छा से उपयोग करना है, तो उसके लिए हम लोगों को एक नियोजन मतलब कि एक रणनीति हम लोगों को बनाना पड़ेगा। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग का भारत है, सो भारत में बहुत ज़्यादा अधिक विविधता में हम लोगों को संसाधन मिलता है। मतलब कि किसी एक क्षेत्र पर हम लोग को संसाधन नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोग झारखंड में उत्तरी छोटा नागपुर में रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को कोयला का भंडार ज़्यादा मिलता है, लोहा तो ज़्यादा मिलता है। अगर हम लोग दक्षिण भारत चले जाएंगे तो उधर हम लोगों को कुछ और पदार्थ मिलेगा। तो हम लोगों का अलग अलग जगह पर अलग अलग संसाधन मिलते हैं और यह महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है। मतलब कि यहाँ पर बोले जा रहा है कि कुछ ऐसे प्रदेश भी है, ऐसी जगह भी है जहाँ पर एक ही तरह के संसाधन मिलते हैं, वहाँ पर दूसरे तरह का संसाधन नहीं मिलते हैं, परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। मतलब कि दूसरे तरह का संसाधन नहीं मिलता है कहीं कहीं पर। कुछ ऐसे प्रदेश भी है जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर है। मतलब कुछ ऐसे राज्य भी है जहाँ पर संसाधन की उपलब्धता बहुत ज़्यादा मतलब कि सीमित मात्रा में, मतलब कि लिमिटेड उसके पास है, जिससे वो लोग आत्मनिर्भर है। मतलब कि दूसरे राज्य पर, दूसरे प्रदेश में निर्भर नहीं है। वो लोग इतना खुद ही संसाधन उसके पास है जितना अपना उन लोग प्रयोग कर सकता है, अपना ज़िंदगी जी सकता है। और कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। मतलब कि कहीं कहीं पर ऐसा देश भी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा संसाधनों का कमी भी है। उदाहरण के लिए हम लोग झारखंड में देख लेते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों मतलब कि और भी राज्यों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार है। मतलब कि यहाँ पर हम लोगों के पास क्या है, खनिज है और
कोयले के बहुत ज़्यादा भंडार है। और वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधनों की प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल मात्रा पाया जाता है, लेकिन वही हम लोग राजस्थान में देखते हैं तो वहाँ पर जल मात्रा नहीं पाया जाता है। परंतु मूल विकास की कमी है, मतलब कि यहाँ पर जल तो है लेकिन मूल विकास जो उसको फंडामेंटल जो भी सबसे न्यूनतम चीज़ चाहिए लेकिन वहाँ पर नहीं है। जिससे राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, मतलब कि वहाँ पर पवन ऊर्जा मतलब हवा बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ता है, हम लोग वहाँ से सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जल संसाधनों की कमी है, मतलब कि वहाँ पर पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी की वहाँ पर कमी है। वही उसके बाद जैसे लद्दाख का शीत मरुस्थल, वहाँ पर शीत मरुस्थल मतलब कि बर्फ़ ही बर्फ़ है, देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ा है। लद्दाख में पूरा एकदम बर्फ थर पड़ा रहता है। यह प्रदेश संस्कृति विरासत का धनी है, मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि वहाँ पर एक अलग ही तरह का विरासत है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है, मतलब वहाँ पर पानी का कमी है और महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। मतलब कि हर जगह पर अपना अलग अलग संसाधन है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोगों को स्थानीय स्तर पर मतलब कि ग्राउंड लेवल पर हम लोगों को संतुलित संसाधन नियोजन करना पड़ेगा, मतलब कि सभी को बराबर बराबर हम लोगों को संसाधन देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों को भारत में संसाधन नियोजन, मतलब कि जो हम लोगों का भारत है कि भारत में हम लोग कैसे संसाधन का बंटवारा किए हैं, कैसे हम लोग उसका प्लानिंग करके भारत में बांटे हैं। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया, मतलब कि जो संसाधन नियोजन उसका प्लानिंग है सो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों का जटिल प्रक्रिया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रक्रिया है, जिसमें निम्नलिखित सोपान है, मतलब कि अलग अलग तरीका है। जैसे पहला है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। पहले हम लोगों को देश को देखना है, कौन सा देश में कौन सा संसाधन, मतलब कौन से क्षेत्र में, कौन से राज्य में कौन सा संसाधन पाया जाता है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणवत्ता एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। मतलब कि सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कौन सा प्रदेश में कहाँ पर ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को खनिज मिल रहा है, कहाँ पर कम मिल रहा है, कहाँ पर अच्छा गुणवत्ता मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को एक चित्र बनाना पड़ेगा, मानचित्र, नक्शा बनाना पड़ेगा। दूसरा है कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, मतलब कि अगर हम लोगों को संसाधन हम लोग को मिल भी गया, मतलब कि लोह तत्व मिल भी गया, तो उससे हम लोग डायरेक्ट तो लोहा प्राप्त थोड़ी ना कर सकते। उसके लिए हम लोगों को प्रौद्योगिकी चाहिए, मतलब कि उसके लिए हम लोगों को टेक्नोलॉजी चाहिए, हम लोगों को मशीन चाहिए, जिसके द्वारा हम लोग जो भी ज़मीन से लोह पदार्थ निकाल रहे हैं उसको हम लोग लोहा में बदल सकें। जैसे कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना पड़ेगा, मतलब कि हम लोग अलग अलग तरीके से संस्था बनाना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, जिससे हम लोग जो भी हम लोगों को पर्यावरण से संसाधन मिलता है उसका हम लोग रूप चेंज कर सकते हैं। तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, मतलब कि जो भी हम लोगों का राष्ट्र विकास मतलब कि देश का विकास के लिए करना है तो उसके लिए हम लोगों को संसाधन विकास के लिए योजना बनाना पड़ेगा। स्वाधीनता के बाद मतलब कि देश जब आज़ाद हो गया उसके बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किया गया। मतलब कि जब हम लोगों का देश भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद ही संसाधन नियोजन मतलब कि संसाधन को कैसे प्रयोग करना है, क्या करना है, तो उसके लिए ही प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही हम लोगों को प्रयास किए गए थे कि कैसे कैसे हम लोग को संसाधन का प्रयोग करना है, कहाँ पर ज़्यादा प्रयोग करना है, कहाँ पर कम प्रयोग करना है, किस क्षेत्र में ज़्यादा है, किस क्षेत्र में कम संसाधन है। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। मतलब कोई भी क्षेत्र में अगर हम लोगों को विकास करना है, किसी क्षेत्र में अगर विकास करना है, मतलब अगर कोई क्षेत्र है उसका विकास करना है तो उसके लिए हम लोग को संसाधन का बहुत ज़्यादा हम लोगों को
आवश्यकता पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोग पहले ही हम लोग जब स्टार्ट किए थे तब क्या देखे थे कि संसाधन, जैसे अगर कोई भी अगर क्षेत्र अगर डेवलप है, मतलब कोई अगर शहर डेवलप है, विकसित है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बहुत सारे दुकान होगा, वहाँ पर सारे सामान मिल जाएंगे, उसके लिए हम लोग को दूसरे जगह जाना नहीं पड़ेगा। और वहीं अगर हम लोग गाँव में देखते हैं तो गाँव में हम लोगों को सारे सामान नहीं मिलते, सारे वस्तु संसाधन हम लोगों को नहीं मिलते, उसके लिए हम लोगों को बाज़ार में, मार्केट में, कहीं पर दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो वही बोल रहा है कि संसाधनों की उपलब्धता आवश्यक है, जिसके कारण कोई क्षेत्र विकास कर सकता है। अगर कोई क्षेत्र विकसित है तो वहाँ पर संसाधन की उपलब्धता होगी, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। मतलब कि सिर्फ हम लोगों के पास सिर्फ संसाधन ही आ जाएगा, वही उपलब्ध हो जाएगा, तो उससे ही हम लोगों का विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोगों के देश में बहुत सारे ऐसे ऐसे राज्य हैं, ऐसे ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर संसाधन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो आर्थिक रूप से पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़े, मतलब गरीब है। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी है जो संसाधनों की कमी है, जहाँ पर संसाधन बहुत कम है होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। मतलब कि वहाँ पर संसाधन नहीं है फिर भी वो बहुत ज़्यादा अमीर है। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? मतलब कि यहाँ पर ऐसा बताना है जिसके पास संसाधन तो है लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब है, और कुछ ऐसा है जिसके पास संसाधन नहीं है लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा विकसित है, बहुत ज़्यादा पैसा है। जैसे यहाँ पर लिखा है उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश, मतलब कि जहाँ पर संसाधन जो बहुत ज़्यादा संसाधन था, उन प्रदेशों में विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षक रहे हैं। मतलब कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा संसाधन था, वहाँ पर जो विदेशी आक्रमणकारी, जो भी अंग्रेज थे या फिर जो भी अलग अलग देश से हम लोगों के भारत में आक्रमण करते थे, उन लोगों को आकर्षण करते थे, मतलब कि खींचते थे कि हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा सोना था, बहुत ज़्यादा। पहले हम लोगों को भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो इस कारण बहुत सारे विदेशी यहाँ पर आते थे और हम लोगों के संसाधन लूट के ले जाते थे। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया। मतलब कि जो भी हम लोगों के पास था उसका संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, और वो लोग बोलने लगे कि इस पर हम लोगों का अधिकार है। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। मतलब कि कोई भी अगर प्रदेश है वहाँ पर हम लोग को विकास करना है तो उसके लिए हम लोगों को प्रौद्योगिकी, मतलब वहाँ पर फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, वहाँ बहुत ज़्यादा संस्थागत परिवर्तन, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें चेंज करना पड़ेगा जिससे वहाँ पर उस क्षेत्र का विकास हो सके। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास साम्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। मतलब कि सिर्फ हम लोगों को संसाधन से ही विकास नहीं हुआ है, उसके लिए हम लोगों को बहुत सारे टेक्नोलॉजी चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, मशीन चाहिए, बहुत सारे लेबर मजदूर, मतलब मानव संसाधन चाहिए, और वो भी अच्छे। ऐसे नहीं कि जो भी मन कर गया उसको उठा के ले गए। मतलब कि जैसे अगर इंजीनियर की मान लेते हैं, अगर कोई ख़राब इंजीनियर है तो घर दीवार टेढ़ा उड़ा बना देगा, तो वो हम लोग को नहीं चाहिए। जो मानव संसाधन, जो इंजीनियर अच्छा हो, जिसके पास गुण हो, जो घर और अच्छा बनाने से जानता हो, तो उसको हम लोग लेंगे। तो मानव संसाधन वो भी गुणवत्ता वाला, और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण मतलब होता है कि संसाधन को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। संसाधनों का संरक्षण, संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कोई भी अगर हम लोग को विकास करना है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो संसाधन। परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और
पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। मतलब कि अगर हम लोग संसाधन का विकास उपयोग कर रहे हैं तो ठीक है, किंतु अगर विवेकहीन उपयोग, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा उपयोग करने लगे, अति उपयोग करने लगे, तो हम लोगों के लिए पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग जंगल से लकड़ी कागज़ बनाने के लिए उपयोग करते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हम लोग पेड़ काटने लग गए तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा भूमंडलीय ताप, बहुत ज़्यादा पृथ्वी गर्म होने लगेगा, फिर बहुत सारा प्रदूषण फैलने लगेगा, जैसे पर्यावरण समस्या हम लोग को पैदा होने लगेगी। और आर्थिक, जैसे कि हम लोग जो अगर पेड़ काटने लग गए तो पेड़ तो कम बचेंगे, जो कॉपी रहेगा तो कॉपी किताब का दाम बढ़ने लगेगा। मतलब कि जैसे जैसे जंगल कम होंगे और वैसे वैसे ही कॉपी किताब का दाम बढ़ने लगेगा। पहले कॉपी सस्ता था और अभी कॉपी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। मतलब कि हम लोगों को संसाधनों को बचाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भूतकाल, मतलब कि प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है कि हम लोग कैसे बचाएंगे, संसाधनों का संरक्षण कैसे करेंगे। उदाहरण अर्थात जैसे गांधी जी ने भी बोला था एक बार कि संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की। मतलब गांधी जी ने बोला था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, मतलब हर किसी के लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। मतलब कि कोई अगर अपना लालच के द्वारा संतुष्टि करना चाहता है तो उसके लिए नहीं है, सभी के लिए तो है लेकिन लालच के लिए नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए है, मतलब सबके पास पेट भरने के लिए तो बहुत है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं है। मतलब यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि संसाधन इतना है कि सभी लोगों के लिए आराम से मिल जाएगा, लेकिन इतना नहीं है कि हम लोग सबको पेटी भरने के लिए सब लालचवश अपने पास सिर्फ संसाधन रख लें, तो ऐसा नहीं है। तो उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। मतलब कि जो आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं कि पर्यावरण का जो बहुत ज़्यादा लालची व्यक्ति क्या कर रहे हैं, स्वार्थी व्यक्ति क्या कर रहे हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है सो इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है जिसके द्वारा वो लोग बहुत ज़्यादा उसका उपयोग कर ले रहा है, बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, सब अपने कंट्रोल में कर ले रहा है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। मतलब कि महात्मा गांधी क्या चाहते थे, बोलते थे कि बहुत ज़्यादा उत्पादन हम लोग को नहीं करना, बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और इनके स्थान पर बड़े समुदाय जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। मतलब बोलते थे कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं करना है, लेकिन बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। मतलब कि बहुत सारे लोग मिलजुल करके अगर हम लोग उत्पादन करते हैं तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग मशीन के द्वारा बनाएंगे तो उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार नहीं मिलेगा। यहाँ पर नीचे कुछ दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमेशर ने अपनी पुस्तक स्लोम इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन को एक बार फिर से पुनरावृत्त की है। मतलब कि यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि 1968 में एक क्लब ऑफ रोम था जिसने स्माइल इज़ ब्यूटी, मतलब कि सुमेशर एक व्यक्ति था जिसने स्माइल इज़ ब्यूटीफुल एक बुक लिखा था जिसमें गांधी जी के बारे में लिखा था कि ये जो गांधी जी थे सो पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या कार्य करते थे। 1987 में ब्रुंडेटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलधार योगदान किया है। मतलब कि यहाँ पर ब्रुंडेटलैंड आयोग ने भी बोला था कि संसाधन संरक्षण को हम लोग को कैसे कैसे बचाना है। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। मतलब कि इन्होंने जो ये आयोग था उसने बोला कि हम लोगों को सतत पोषणीय विकास करना है, मतलब कि हम लोगों को लिमिटेड उपयोग करना है और भविष्य के लिए भी बचा के रखना है। और यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। और इसके संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया था। मतलब कि यहाँ पर एक और पुस्तक था आवर कॉमन फ्यूचर, उसके द्वारा भी हम लोगों को यहाँ पर बताया गया कि कैसे कैसे हम लोग को संसाधन को बचाना है। ये हम लोगों का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आप लोग नीचे प्ले लिस्ट्स में जा कर के
देख सकते हैं। थैंक यू।